अब एक साइकोलॉजी बन गया कि बिल आ गया साहब, बिल आ गया। इस बिल में लोगों को ये लगे साहब वक्फ की जमीन है, कोई भी कब्जा करके बैठ जाओ। जो बेनिफिट्स जो मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड को, वो बेनिफिट्स नहीं मिला। आप इसमें अमेंडमेंट करने का हमें आप रीजन तो बताएं भाई, गवर्नमेंट के द्वारा डोनेट तो की हुई है नहीं। में लीकेज था वो तो यही है कि वक्फ को कम पैसा मिलता है और बाजार के अंदर वक्फ की संपत्ति को किराया चढ़ाकर दूसरे प्राइवेट लोग हैं वो अपने हिसाब से बाजार भाव से पैसा वसूलते हैं। लोग जो है वहाँ मदद नहीं करते, खाली करने एक बहाना बना लेते हैं अकलियत की जो प्रॉपर्टी जो वक्फ की होती है कि साहब इसमें सांप्रदायिकता हो जाएगी, हम ये खाली करा दें तो ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। किसी पे भी हाथ रख दें, कहीं रुमाल रख दें, वो जमीन है वक्फ की हो जाती है। कोई भी जमीन पे रुमाल रख दो ये वक्फ की हो जाएगी और वो आगे अपील नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा सत्य नहीं है। 2009 से लेकर 23 के बीच में जो परिवर्तन आया, वक्फ की संपत्ति, वक्फ के पास ज्यादा संपत्ति होगी, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? दावे या दान? बोर्ड किसी चीज को अपना दावा स्वयं नहीं कर सकती। जो अफवाहें फैला रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत चीजें। एक कब्रिस्तान के 4 गेट थे, उस 4 गेट को उन्होंने 4 संपत्ति बना दी। मुस्लिम कमेटी का जो वो तबका, कुछ कास्ट उसके अंदर है, वो उनकी भागीदारी नहीं है। आप कितने मेंबर का बोर्ड बनाओ, 11 का 21 का जो भी आता है, उसमें 2 महिलाएं तो ऑलरेडी काम कर रही है। तो जनता को क्यों बरगला रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने एक पैसा भी दिया क्या? आपने मदरसा बोर्ड की स्कॉलरशिप बंद कर दी। बाकी तो बैरिकेड्स लगा रहे हो, तो उनको अगर करना तो एजुकेशन में दो ना, आप IIT में दो ना, आप महिलाओं को रिजर्वेशन दो ना। अगर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आती है तो पूरे चिल्लाने लग जाते हैं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं तो नो डाउट उसको फॉलो तो करना होगा। क्या देवस्थान की भूमाफियाओं के द्वारा जमीनें बेची जा रही? क्या उनको या चर्च की जितनी जमीन बेची गई है, क्या उनको ये रिफॉर्म करने की बात करेंगे? क्या ये तस्वीर है वो बदल सकती थी? इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ, इतने अधिकार। सबसे बड़ा लकुना तो यही आके डिस्टर्बेंस हो गया जब वो खुद की अपने रेवेन्यू की खुद डिस्ट्रिक्ट का निपटारा ही नहीं कर पाता है। तो एक तो पहले दान देने की पद्धति इजी थी, अब जो दान देने की पद्धति है वो बिल्कुल हार्ड कर दी। कॉमन बात करो ना आप, इक्विवेलेंट टू राइट और इक्विवेलेंट टू, जब कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है, एक्ट कह रहा है, आप संविधान में सबकी समानता सबकी बात करते हो, तो आप उसमें द्वेष भावना की बात क्यों करते हो? अगर वहाँ 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे रहे हो तो इनको 2,000 रुपये तो दो। उनको ये भी लगे कि मैं किराएदार हूँ, मैं भूमाफिया नहीं हूँ। इसके अंदर रिलीजियस एस्पेक्ट है वो ज़्यादा जोड़ के इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। जैसे मान लो मैं मंदिर बनाता हूँ तो मेरी आस्था है, मैं मस्जिद बनाता हूँ मेरी आस्था है, मैं किसी मंदिर में स्वामणि करता हूँ तो मेरी आस्था है। जहाँ आस्था नहीं होगी ईश्वर के साथ तो कोई व्यक्ति दान नहीं करेगा। मुस्लिम तबके में क्या आपको लगता है कि बदलाव करने की ज़रूरत है उनको अपने नज़रिए में वक्फ संपत्तियों के मामले में? जो इस्लाम में कहा जाता है जकात खैरात, ये गरीब लोगों का हक बनता है। राम नाम सत्य, सत्य बोलोगे तो गत है, वही एक्सेप्ट मुस्लिम में भी लागू होता है। अच्छे कर्म करोगे तो आप जन्नत में जाओगे, नहीं तो आपका दोजख तैयार है। वही स्वर्ग और नरक का झगड़ा वहाँ है, क्योंकि मेजोरिटी हमेशा सत्य होती है और सत्यता को कोई आप नकार भी नहीं सकते। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन बिल है वो राज्यसभा के अंदर भी पास हो गया है। कल देर रात तक बहस चलती रही और उसके बाद में देश को ये जानकारी मिली जब सुबह उठे कि ये बिल पास हो गया है। इस बिल को लेकर जो कुछ लोकसभा के अंदर बहस हुई, राज्यसभा में बहस हुई, सभी ने सुना। राजस्थान के संदर्भ में इस बिल के क्या मायने, संशोधन के क्या मायने हैं, वक्फ बोर्ड है वो कैसे काम करता है, राजस्थान में वक्फ की संपत्तियों के क्या हालचाल हैं, और ये जो नया अब संशोधन आया है इसमें क्या कुछ राजस्थान के हिस्से में होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर खानू खान बुधवाली हमारे बीच में मौजूद हैं। बुधवाली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खानू खान जी, ये पहले तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहता हूं, क्योंकि आप अभी सिटिंग वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, तो आपसे बेहतर ये बता नहीं सकता कि ये वक्फ, पहले तो आम जनता को हम ये बताएं कि वक्फ बोर्ड है वो कैसे काम करता है, आपकी फंक्शनिंग कैसे होती है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस इशू को आपने उठाया, और नंबर 2, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था जिसमें हर इंसान को सेक्शन 25 और 26 में अपने राइट्स का यूज़ करने का पावर बाबा साहब ने दिया और हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने दिया था। और उसके बाद 54 के बाद जिस तरह से ये वक्फ जो रन हुआ और उसमें कई अमेंडमेंट्स हुए, वक्फ और देवस्थान का स्ट्रक्चर दोनों सेम माना जाता है।
क्योंकि दोनों ईश्वर के नाम पे संपत्तियां होती है, और दान देने वाला व्यक्ति जिस तरह से ईश्वर या अल्लाह के नाम पे संपत्ति देता है वो नॉट फॉर सेल होती है। वो संपत्ति कभी बेची नहीं जाती, क्योंकि दोनों को नाबालिग माना गया है, और नाबालिग कभी भी किसी चीज़ की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। हम आएंगे इसके ऊपर, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था बतौर चेयरमैन आपका वक्फ बोर्ड है वो सेटअप कैसे काम करता है, ताकि हमारे व्यूअर को पता चले कि दरअसल फंक्शनिंग कैसी देखिए, है। वक्फ बोर्ड में स्ट्रक्चर, जो मेंबर, जो नॉमिनी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट्स जो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा बोर्ड रन करता है। एक 95 जो एक्ट बना हुआ है, जो एक्ट के मुताबिक सारे जो नॉमिनीज होते हैं उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड, जिसमें सीओ भी होता है, एक संपदा अधिकारी भी होता है, एक न्यायालय भी जिसमें प्रिंसिपल डीजे जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसके साथ एक आरएस अधिकारी भी जो उसका मेंबर होता है, एक जो माइनॉरिटीज़ का जो जो मुस्लिम जो विधि का जो एक्सपर्ट होता है, जो वक्फ को ट्रिब्यूनल कोर्ट माना जाता है, जिसमें 3 सदस्य होती है। जी सीओ जो होता है वो आरएस लगता है, वो भी एक आरएस जो मुस्लिम का होना, जी सीओ जो है मुस्लिम होना कंपलसरी, बाकी दोनों में किसी का होना कंपलसरी नहीं है, प्रिंसिपल डीजे हो चाहे संपदा अधिकारी का जो न्यायालय नीचे लगता हो। उसके बाद उसका ऑफिसेज होते हैं, और उस ऑफिसेज की अलग अलग जो ब्रांचेज होती है, कुछ मुतवलीज होते हैं, और हर जिले में अलग अलग कमेटियां बनती है। कुछ कमेटी वक्फ बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड होती है, मुतवली यानी केयर टेकर। केयर टेकर, जी। जो जैसे मान लीजिए आपने कोई जमीन वक्फुल औलाद या वक्फुल अल्लाह के नाम पे दी, तो वो संपत्ति में आपने कोर्स डाल दिया कि साहब हमारी पुश्तैनी दर पीढ़ी दर मुतवली हम रहेंगे, अगर नहीं डाला तो आप मुतवली नहीं हो। तो वो एक सिस्टम से कुछ कमेटियां चलाती है, कुछ मुतवली चलाता है, कुछ संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड की जो डायरेक्ट होती है, जो वक्फ बोर्ड अपने अंडर में लेकर के जो डायरेक्ट उसको गवर्न करता है, जो एक सिस्टम जो गवर्नमेंट का दिया हुआ जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स, उसी के मुताबिक वो कार्य करता है। ना तो सामान्य न्यायालय के, ना रेवेन्यू के, ना किसी और के खिलाफ उस दरमियान से, उस क्राइटेरिया से कभी वो बाहर नहीं जा सकता। राजस्थान के संदर्भ में मैं डेटा देख रहा था कि 19,000 से ज़्यादा करीब संपत्ति हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और किराया है वो 2 करोड़ या उससे कुछ ज़्यादा है। तो ये सवाल इससे खड़ा होता है, इतनी बड़ी संपत्ति का अगर है और दान दी हुई संपत्ति है, और इसका व्यावसायिक उपयोग कुछ हद तक हो सकता है उसको चलाने में, जैसा आप कह रहे हैं, तो तब भी ये 2 करोड़ का जो रेवेन्यू है, ये तो किसी भी मायने में जस्टिफाइड होता नहीं कि 19,000 से ज़्यादा संपत्तियां और रेवेन्यू केवल उसका 2 करोड़ है वो आ रहा है किराए के नाम पे। देखिए, ये संपत्तियां जो आप बता रहे हो 17,000 कुछ संपत्तियां जो रेवेन्यू रिकॉर्डेड है, 2,000 संपत्तियां जो अंडर रेवेन्यू जो चल रही है कि वेरिफिकेशन के लिए क्या रेवेन्यू जो में कंफर्म उसके लिए। लेकिन जैसे कुछ छोटी मज़ारात है, कुछ मस्जिदें हैं, कुछ दरगाहें हैं, जिसमें कॉमर्शियल सिस्टम की चीज़ें नहीं है, जो आप उसकी इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं मान सकते। जैसे एमआई रोड के अंदर, जयपुर का एमआई रोड है, उस पे जो फ्रंट की जो दुकानें बनी हुई हैं, जिसके जो किराएदार बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, अब उसका किराया वक्फ बोर्ड को 300,000 रुपये दे रहे हैं, और जो फ्रंट पे देखेंगे अंदर जो गोडाउन नुमा बना रखे हैं, वो 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए किराया लेके बैठे हैं। आप अजमेर शहर के अंदर दिल्ली गेट से लेके दरगाह तक दोनों तरफ की दुकानें, या खारी कुई और नीचे की तरफ से जो दुकानें देखेंगे, करीबन 1,000 समथिंग शॉप्स जो कॉमर्शियल है, वहाँ पे जब भी हम किराया बढ़ाते हैं, या तो रिलीजियस की बात की जाती है, या उस पे मार्केट बंद करने की बात की जाती है। 150, 250, 1,000 रुपये से 1,400 रुपये से ज़्यादा किसी दुकान का नहीं है। जबकि अगर वहाँ अजमेर जैसे शहर के अंदर, अगर वहाँ जिस तरह की लंबाई चौड़ाई जो दुकानें मिनिमम मानिए 20 बाई 20 की दुकान है, अगर उसका किराया लाख रुपए में भी वो दुकान नहीं मिले, उन दुकानों को, क्या सरकार हमें ये पावर, जो बार बार हम यही कह रहे हैं कि या तो हमें जेडीए या नगर निगम या नगर पालिका की तरह जो हम कई बार केसेस जीतते हैं, क्या हम उनके पावर से ये क्या उनका किराया बढ़ा सकते हैं? कई बार कोर्ट से खाली कराने के आदेश आते हैं, अ, लेकिन वो जी। किराया वो नहीं बढ़ता है, वहाँ के स्थानीय लोग ही बेनिफिट लेते ये हैं। सर कितना बड़ा लीकेज है, दुकान का किराया 80,000 से 1 लाख रुपया वसूला जा रहा है बाजार में, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आपका 150, 200, 300 रुपया, 350, 400 रुपये। 400 रुपये। आप इसको, हमने लीकेजेस को कुछ कम करने की कोशिश की। जैसे मैं जब आया, जब करीबन एमआई रोड में 35 से 40 लाख रुपए हमने इनको समझाइश की, बढ़ाया लोगों को, जो डीएलसी की जो 2.5% जो 95 एक्ट जो है, उस एक्ट के मुताबिक कुछ सेटलमेंट करके उन लोगों को लगा कि 5,000, 6,000 रुपये किया तो करीबन हम 3 करोड़ को हमने क्रॉस किया।
लेकिन जो बेनिफिट्स जो मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड को वो बेनिफिट्स नहीं मिला। अब आप फॉर एग्जांपल, जो बेनिफिट की तो बात अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जेपीसी ने भी नहीं माना है, पार्लियामेंट कमेटी ने भी माना, अभी जो जेपीसी में मैं भी जी गया हूँ जी। और लोग भी गए। करीबन 43 करोड़ रुपए राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड आज की तारीख में रेंट के पैसे मांगता है। अगर वक्फ बोर्ड को एक साथ अगर 43,000 अगर ये मिल जाते हैं और ये पैसा मंथली या ईयरली जो भी गवर्नमेंट तय कर ले, क्योंकि ये किराया भी पीडब्ल्यूडी ने तय किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, वक्फ बोर्ड ने तय नहीं किया है, वो किराया भी स्टेट गवर्नमेंट, आप जेपीसी में जब गए थे आपने वो क्या किराया जी भी हमने उनको यही क्या कहा कि सुझाव दिया? जो सुझाव ये था कि मैंने कहा जो वक्फ की जो जमीनें हैं जिसकी मंशा थी, आप इसमें अमेंडमेंट करने का आप हमें आप रीजन तो बताएं। भाई गवर्नमेंट के द्वारा डोनेट तो की हुई है नहीं। मैंने जो अभी कहा कि जैसे भरतपुर के अंदर जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ, उस जो रियासत काल के राजा थे, वहाँ जो मुस्लिम सैनिक जो वहाँ या उसके कर्मचारी नौकरी करते थे, उनके जो सैलरी में से जो तनख्वाह कट करके जामा मस्जिद बनी, लेकिन उसमें सहयोग वहाँ के हिजाई नरेश का था, जो वहाँ की उस समय की गवर्नमेंट थी। एमआई रोड पे मिस्किन शाह की जो दरगाह बनी हुई है, जो यहाँ की रियासत काल के जो राजा थे उनकी जमीन दान दी हुई है, लेकिन जो फकीर थे, जो अल्लाह को मानने वाले वली थे, वहाँ रियासत कालों में ये तो माना नहीं जाता कि किस मजहब का व्यक्ति है, लेकिन वो तो ये मानते थे जो जिस रियासत में किसी भी मजहब का व्यक्ति रह रहा है उसकी हिफाजत करना, और देव जो अपनी पद्धति है वो उस पद्धति पे फॉलो करे। झुंझुनू की दरगाह को आप ले लें या नारायण शरीफ की दरगाह को ले लें, कपासन को ले लें, उदयपुर की कब्रिस्तानों को ले लें, बहुत पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं और नवाबों के द्वारा या सेठ साहूकारों के द्वारा दी गई जमीन है। नारायण शरीफ झुंझुनू की दरगाह है, उसमें आज भी सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर और जो काम जो होता है परिवार हर उर्स पे, और जितना डेवलपमेंट होता है ये बिरला फैमिली के द्वारा किया जाता है। नहीं, आप कह रहे संशोधन, ये जो बिल में संशोधन हुआ उस पे आते हैं। पहला तो लेकुना जो उसमें लीकेज था वो तो यही है कि वक्फ को कम पैसा मिलता है और बाजार के अंदर वक्फ की संपत्ति को किराया चढ़ाकर दूसरे प्राइवेट लोग हैं वो अपने हिसाब से बाजार भाव से पैसा वसूलते हैं। क्या आपको नहीं लगता था कि इसके अंदर संशोधन की जरूरत है? भाई इसमें संशोधन, जब तक जुडिशक्शन पावर डायरेक्ट बोर्ड या जैसे आप किसी जमीन पे डिसीजन हो गया हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स का, तो वहां के संबंधित एसएचओ या पुलिस के लोग जो है वहां मदद नहीं करते खाली करवाने, एक बहाना बना लेते हैं अकलियत की जो प्रॉपर्टी जो वक्फ की होती है कि साहब इसमें सांप्रदायिकता हो जाएगी, हम ये खाली करा देंगे तो ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, जबकि उनको पता है कि ये वक्फ की जमीन है, डिसीजन कोर्ट का हो चुका है। अगर इसमें अमेंडमेंट होता है, हमने कुछ कोशिश की है कि उसका बना चाहिए। इससे बड़ा लकुना तो क्या हो सकता है, जब जहां की गवर्नमेंटों के पास लैंड है उसकी जमीन के किराया अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो इससे बड़ा लकुना तो क्या हो सकता है कि आम आदमी से तो आप क्या नहीं नहीं, उम्मीद आप करते कह हैं। रहे हैं कि कुछ सरकारी कुछ विभाग हैं वो किराया नहीं दे रहे वक्फ को, ये कह रहे हैं आप? जो मैंने आप जो करीबन आप ताजुब करोगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, एजुकेशन है, चिकित्सा शिक्षा है, समाज कल्याण विभाग है, यूडीएस डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, करीबन 43 करोड़ रुपए अभी भी गवर्नमेंट में ड्यूज है। और ये जेपीसी ने भी माना कि जिसमें किराया देना चाहिए, यहाँ के गवर्नमेंट को भी लिखा है कि वो इसका क्लियर करके और इसका बोर्ड का जो किराया है वो निस्तारण करें आप। अभी जेपीसी ने कहा है, गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट को भी कहा, यहाँ राजस्थान के गवर्नमेंट। हाँ स्टेट जेपीसी ने कहा है अभी। हम्म। लेकिन हमें इसकी रिफॉर्म की जरूरत थी, लेकिन ये रिफॉर्म नहीं होकर के केवल ये कह दिया साहब इसमें किराया नहीं है, तो किराया बढ़ाने के लिए कोई ना कोई वो वक्फ बोर्ड को ऐसा पावर देते जिससे वो किराया बढ़ाने के लिए अगर वो कहीं जाते तो बोर्ड की इनकम जो यूडीएस डिपार्टमेंट किराया बढ़ाती है, तो अगर फॉलो नहीं करते तो खाली करवाने के लिए नोटिस या उसका जब कब्जा लेने के लिए उनकी स्वयं की फोर्सेज होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, ये भी तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है और व्यूअर को भी समझा दे कि एक तरफ तो जो वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन का जो सबसे बड़ा एक दो कारण बताया उसमें ये था कि आप किसी भी जमीन को वक्फ की बता देते हैं, किसी पे भी हाथ रख दें, कहीं रुमाल रख दें, वो जमीन है वो वक्फ की हो जाती है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि साहब हमको और प्रवर्तन निदेशालय विभाग चाहिए, फोर्सेस चाहिए ताकि वक्फ की जमीन को छुड़ा दें, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए कंट्रोडक्शन नहीं है, कोई भी जमीन हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला 1954 में जब बिल आया, इसके जो वक्फ बोर्ड एक्ट बना, बाकायदा गवर्नमेंट के कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल वक्फ कमेटी के द्वारा जो है उसके द्वारा बाकायदा एक्ट में प्रावधान है कि कमिश्नर नियुक्त होगा, कमिश्नर रेवेन्यू को चेक करेगा, उसके बाद जो प्रशासन को जाता है, जहां तहसीलदार, एसडीएम और नगर पालिकाएं, नगर निगम के जो ईओज वगैरह जो बाकायदा सर्वे करके देता है, वही वक्फ बोर्ड की जमीन कहलाती है। जो भ्रमित जो लोगों को कर रहे हैं, सेक्शन 14 की जो बात कर रहे हैं कि
कोई भी जमीन पे रुमाल रख दो, ये वक्फ की हो जाएगी और वो आगे अपील नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा सत्य नहीं है, बिल्कुल 101%। ये सेक्शन ये 85 है जिसमें जो सुप्रीम हाँ, कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर भी इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं 2013 का जो संशोधन है। नहीं, संशोधन में ऐसा कोई है ही नहीं। ट्रिब्यूनल को जो ये इंटरप्रिटेशन किया कि इसमें आप जा नहीं सकते, किसी भी हिंदुस्तान का ऐसा लॉ नहीं है जिसके खिलाफ मैं कोर्ट नहीं जा सकता। ट्रिब्यूनल के खिलाफ फैसले में वक्फ बोर्ड के खिलाफ बहुत सारे वक्फ बोर्ड हारता है, हाई कोर्ट में भी हारता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाता है, न्यायालय में आप अपील में जा सकते हो। अच्छा मुझे ये बताइए, 95 बना, 95 में इसमें संशोधन हुआ, राज्यों को अधिकार मिला इसका मेंटेनेंस का और दावों को देखने का। और 2009 के देश भर के अंदर 4 लाख करोड़ एकड़ जमीन है वो वक्फ के पास में थी। और 2023 में, और खास तौर से कह रहे हैं कि 2013 के बाद में संशोधन हुआ, उसके उसके दावों में इतना जबरदस्त इजाफा हो गया और जमीन को लेने का काम इतना बढ़ गया कि 8,65,644 लाख का जो उसकी वजह आप क्या मानते हैं, दावे या दान? देखिए, पहली बात तो ये जमीन कहीं दावा तो कर ही नहीं रही है। दावा तो गवर्नमेंट ने जो सर्वे करके दिया है सेटलमेंट के मुताबिक। वक्फ बोर्ड किसी चीज को अपना दावा स्वयं नहीं कर सकती जब तक, क्योंकि अगर मान लो कोई चीज कर भी दे तो पहले राउंड में ट्रिब्यूनल का जो प्रिंसिपल डीजी होता है वहां फैसले में हार जाते हो। लेकिन ये जो अफवाहें फैला रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत चीजें। और जो जमीनें बढ़ी है, जो जिस तरह की बात करो, अब जैसे मान लो मैं आया हूं तो करीबन 350-400 बढ़ी है, इसलिए बढ़ी कि जैसे कोई कॉलोनी बनी, वहां किसी ने मदरसा दिया, उसने रजिस्टर्ड करवा दिया, किसी ने अपना घर वक्फ कर दिया, किसी ने मस्जिद कर दी। लेकिन जो अभी बीच में जो सर्वे हुआ, विशाल जी, सब दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपको चैनल को, एक ही कब्रिस्तान, एक ही खसरे को आपने 4 प्रॉपर्टी बना दी, 4 या 5 डिस्ट्रिक्टों में भी ये जो बढ़ा। लेकिन आप जो 8 लाख समथिंग हजार की जो बात कर रहे हैं, लेकिन वह पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन देवस्थान की तो 4, तमिलनाडु हो या फिर जो कर्नाटका वगैरह, जो आंध्रा वगैरह है, उसकी तो 4 स्टेट के बराबर भी नहीं है। ये जमीनें तो बड़ी है, किसी ने कोई दान दाताओं के द्वारा कोई मिथ्या जो है, ये जो फैलाया जा रहा है, भ्रम जो फैलाया जा रहा है, ये वक्फ बोर्ड आएगी। ये तो रिकॉर्ड रेवेन्यू सब गवर्नमेंट के पास होता है, गूगल गवर्नमेंट के पास होता है, वो उसको सर्च कर सकता है। कहीं डाउट होता है, किसी डिस्प्यूटेड होता है तो निश्चित रूप, जैसे देवस्थान में भी कोर्ट जाता है, इसमें भी कोर्ट जाता है। एक बड़ा जो इस पूरे डिस्कशन में निकल कर आया था, और कि इसमें एक तो महिलाओं की भूमिका नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर। राज्यों में तमाम जो बोर्ड बने हैं, महिलाओं की भूमिका उसमें नहीं है। पसमानदा, गरीब, मजलूम और मुस्लिम कम्युनिटी का जो वो तबका, कुछ कास्ट उसके अंदर है, वो उनकी भागीदारी नहीं है। कुछ डोमिनेंसी जो मुस्लिम जो वर्ग हैं, जो कास्ट हैं, उन्हीं को वहां पर बोर्ड्स के अंदर तरजीह मिली है। देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो माननीय केंद्रीय मिनिस्टर महोदय ने भी जो बात कही वो बिल्कुल असत्य थी। ऑलरेडी आप वक्फ एक्ट को पढ़ोगे, 95 का वक्फ एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वक्फ है, हमारा नहीं है। उस वक्फ एक्ट में बाकायदा दिया गया कि 2 एक्सपर्टीज मुस्लिम हर महिलाएं कंपलसरी है आपके बोर्ड में। आप कितने मेंबर का बोर्ड बनाओ, 11 का, 21 का, जो भी आप तय है, उसमें 2 महिलाएं तो ऑलरेडी काम कर रही है। तो जनता को क्यों बरगला रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल जयपुर राजस्थान का बोर्ड है, उसमें एक सिया, एक सुन्नी महिला है जो अभी रन कर रही है। अब बची बात पसमंदा या जो गरीब तबके की बात आ रही है, इसके अंदर तो वही लोग जो किसी जाति, मुस्लिम समाज में ना तो जो अमीर है या गरीब है, सब बराबर है। जब एक सफ में खड़े होकर जब नमाज पढ़ते हैं, जिसमें जो मुतवली चुनाव लड़के जीत के आता है, वो सारे कोई मुतवली कोई पैसे वाला होता है क्या? वो तो जो उस वहां के मैनेजमेंट को, सिस्टम को संभालने वाला व्यक्ति, वो पसबंदा भी हो सकता है, एक साधारण व्यक्ति भी हो सकता क्या है। है राजस्थान में कि कोई है राजस्थान के उदाहरण अंदर, है आपके पास? राजस्थान के अंदर जैसे 2 मुतवली अभी है, हम्म, एक सरवार दरगाह से आते हैं यूसुफ साहब, हम्म। एक हमारे साबिर साहब अभी जिस तरह से जो आए हैं, ये दोनों, वो व्यक्ति एक साधारण, एक गरीब 4th क्लास से उसने अपना जीवन शुरू किया, एक दरगाह का खिदमत करते करते, उससे कोई पसबंदा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट को इतना था तो आपने वक्फ बोर्ड के क्या पूरे हिंदुस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने एक पैसा भी दिया क्या? आपने मदरसा बोर्ड की स्कॉलरशिप बंद कर दी। आपने जो महिलाओं की जो इजाफे की बात करो, कहीं पर भी किसी गवर्नमेंट ने अकलियत के एरिया में कहीं एक इंस्टीट्यूट खोला क्या? आपने स्टेट गवर्नमेंट में उर्दू जैसी चीज को आपने ये कह दिया कि अकलियत की लैंग्वेज है। अभी आप 22 लोगों की भर्ती हुई है, एक विशाल जी, छोटी सी फॉर एग्जांपल, आरपीएससी के द्वारा, उर्दू में 22 में से
12 लड़के जो है नॉन मुस्लिम है, 10 ही मुस्लिम है। तो आप हर जगह बाकी तो बैरिकेड्स लगा रहे हो, तो उनको अगर करना तो एजुकेशन में दो ना, आप और आईआईटी में जी दो ना, आप जी महिलाओं को रिजर्वेशन दो ना। अगर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आती है तो पूरे चिल्लाने लग जाते हो। अच्छा, ये जो कल हुआ है पूरा संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में, इसके बाद में वर्किंग में क्या चेंजेस आएंगे? अभी तो खैर उसमें पूरा प्रोसेस होगा, राज्यों के अंदर जाएगा और तमाम चीज़ें राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन ये अगर लागू हो जाता है देश के अंदर तो देखिए क्या निश्चित चेंजेस रूप से आते हैं? विशाल जी, मेजोरिटी कोई भी गवर्नमेंट की होती है, जनता ने चुना है। आज पार्लियामेंट में भी बिल पास हुआ है और राज्यसभा में भी बिल पास हुआ है, जो फिर गवर्नमेंट्स के स्टेट्स गवर्नमेंट माना है, फिर राज्यसभा लोकसभा के फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं तो नो डाउट उसको फॉलो तो करना होगा। लेकिन जिस तरह से सारा रिफॉर्म केवल जितने इस बीजेपी गवर्नमेंट में जितने बिल आते हैं, तो क्या हिंदुस्तान में मुस्लिमों पे भी बिल रिफॉर्म किया जा सकता है? क्या देवस्थान की भूमाफियाओं के द्वारा जमीनें बेची जा रही, हम्म क्या उनको, या चर्च की जितनी जमीन बेची गई है, हम्म हम्म क्या उनको ये रिफॉर्म करने की बात करेंगे? हम्म। लेकिन ये बात तो आप इसको तो मानेंगे खान साहब कि जितनी संपत्ति है और जितना गरीबों का, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर गुर्बत में जो रह रहे हैं उनका कल्याण होना चाहिए था 1952 से लेकर 2025 तक, क्या ये तस्वीर है वो बदल सकती थी? इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ, इतने अधिकार, और वक्फ के जरिए क्या जो संपत्ति मजलूमों की सेवा के लिए ही एक तरह से डोनेट की गई है? देखिए कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना में जो एजुकेटेड लोग थे, जैसे मान लो वहाँ बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट बने, उनके इनकम से कुछ लोगों को बेनिफिट्स भी मिला है, हरियाणा में भी मिला है। जैसे मैं यहाँ आने के बाद राजस्थान के अंदर मैंने हॉस्पिटल भी, स्कूल भी, हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, हमने मदरसे भी, जमात खानों के लिए भी और अन्य स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, और हमने कोविड में करीबन हर मजहब के व्यक्ति की इसी की सेवा से सेवा करने की कोशिश की। और अभी भी कई बार स्कॉलरशिप आती है, जब इनकम होती है तो निश्चित रूप से। लेकिन बोर्ड को ऐसा पावर नहीं है कि हमारी जमीन कोर्ट के फैसले के बाद मैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम या जेडीए खाली करवा सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर बोर्ड के पास नहीं है। हमें फिर लोकल बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां जाना पड़ता है। तो अब तो वहां कलेक्टर हो गए उसके अभी अंदर। कलेक्टर को खुद की जो जिम्मेवारी दी गई है, सबसे बड़ा लकुना तो यहीं आके डिस्टरबेंस हो गया, जब वो खुद की अपने रेवेन्यू की खुद डिस्ट्रिक्ट का निपटारा ही नहीं कर पाता है। कलेक्टर से ऊपर का मतलब इन्होंने कहा है कि हमने कलेक्टर को नहीं दिया है। कलेक्टर का मतलब हम मान के चलते हैं भी डिविजनल, संभागीय आयुक्त हाँ, को मान लो, डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर को मान लो। डिवीजन कमिश्नर आपके निपटारा, आप फॉर एग्जांपल आप जमीन देने गए कि मैं, पहले तो आपको ये तय करना कि आप हिंदू है या मुस्लिम है, आपको क्लियरेंस तो वहां देनी है। हम्म। फिर आप जमीन क्यों दे रहे हो? फिर कलेक्टर के बीच में जो डिवीजन कमिश्नर घूमते रहो। डिवीजन कमिश्नर को भी राइट नहीं छोटा कि सरकार के पास वो जाएगा और सरकार तय करेगी। तब तक इस लकोने में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो, एक तो पहले इजी गोइंग अपनी दान देता था, भी गांव में आपने किसी ने कहा कि ये मंदिर की है, मस्जिद की है, धर्मशाला की है, ये सांठशाला है, स्कूल बननी है, कोई भी व्यक्ति अपनी दान दे देता। अगर इस तरह से बैरिकेड्स के अंदर आप करोगे, तो एक तो पहले दान देने की पद्धति इजी थी, अब जो दान देने की पद्धति है वो बिल्कुल हार्ड कर दी। आप कह रहे हो 52 के बाद जब तक किसी भी मजहब में हो, जब तक आप तालीम के बराबर, आप जब तक उसको बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप या आईआईटी या उसके तहत, जब बैकवर्ड क्लास जो जो जिस तरह से आती है, कोई ये तो है नहीं कि केवल अकलियत के लोग ही बैकवर्ड है। क्या जैन धर्म में भी, हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां जो आज बैकवर्ड क्लासेस, जो नीचे तबके से दबी हुई है, क्या उनके उद्धार की भी तो कॉमन बात करो ना आप, इक्वलेंट टू राइट और इक्वलेंट टू, जब कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है, एक्ट कह रहा है, आप संविधान में सबकी समानता, सबकी बात करते हो, तो आप उसमें द्वेष भावना की बात क्यों करते हो? लेकिन आप मुस्लिम की जी, बात आती है तो आप स्कॉलरशिप बंद कर देते हो। लेकिन इसमें वक्त वक्त में संशोधन हुए हैं। 95 के अंदर संशोधन हुआ, फिर आपका 2013 में हुआ। आपको नहीं लगता कि नए दौर के हिसाब से अगर किसी भी व्यवस्था में अगर बदलाव होता है तो उसको अलग नजरिए से उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए? विशाल जी, सरकार की तरफ से जो दिया जाता है, हर देवस्थान को इन्होंने अभी खूब पैसा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, हर स्टेट भी देती है, गुरुद्वारों को भी देती है, चर्च को भी देती है। एक पैसा भी क्या वक्फ बोर्ड को मिला उसके स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए? जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर हम डेवलपमेंट करते तो हैं कोई बजट चीज, घोषणाओं में बजट चित्र होते घोषणा हैं? में अगर अगर कहीं पर भी आया तो आप मुझे एक भी आप बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा आपको। एक पैसा भी, एक पैसा की भी, एक जीरो पैसा भी, किसी भी सरकार में? एक जीरो पैसा भी पहले पिछली गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत जी ने दिए, वो स्वीकृत करके गए 50 करोड़ रुपए, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान गवर्नमेंट के लिए।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो यहाँ के या गवर्नमेंट के द्वारा वो लैप्स कर दिए उन्होंने कि नहीं दिए। अभी जो बजट पास हुआ, इस बजट में भी 1 रुपया वक्फ बोर्ड को, भाई जब पद्धति सेवा करने वाले की, मंदिर के पुजारी को इतने पैसे मिल रहे हैं, तो मस्जिद का जो रजिस्टर्ड देवस्थान में रजिस्टर्ड है उन्हीं के मंदिर के पुजारी को मिल रहे हैं। तो जो रजिस्टर्ड वक्फ में जो मस्जिदें हैं सारी रजिस्टर्ड भी नहीं है, रजिस्टर्ड है, उनके पैसे मामों को अगर वहां 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे रहे हो तो इनको 2,000 रुपये तो दो, चर्च के को भी दो, कैथोलिक जो भी है, गुरुद्वारे के उसको भी दो, बौद्धिज्म को भी दो। तो ये चीजें तो बराबर होनी चाहिए ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, राजस्थान के अंदर भी वक्फ की संपत्तियों में विवाद के मामले कम नहीं हैं। जोधपुर के अंदर, कोटा में, चूरू में रेजिडेंशियल मामले हैं, कॉलोनी है वो डेवलप हो गई हैं। आपका जयपुर, कोटा, ये टोंक, झालावाड़, हनुमानगढ़, इन तमाम जगहों पे। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपने, क्योंकि आपका कार्यकाल अभी हो गया है, 1 साल अभी और है, क्या कुछ आपने प्रयास किया है देखिए, और हमने कैसे प्रयास आपने किया? वहां के लोगों के साथ बिठा करके कि अगर जो व्यक्ति जहां बैठ गया, जिसने कब्जा कर लिया बैठा, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है वक्फ एक्ट के मुताबिक वो वक्फ का किराएदार बन जाए। जो 95 का जो एक्ट है, डीएलसी की जो दर रेट सेंट्रल वक्फ कमेटी ने जो की है एक्ट में, उससे मिनिमाइज करके वहां के तमाम लोग जो कई जगह समझाइश पे कुछ जगह किराएदार बने हैं, चाहे वो मिनिमम बने, तो एक आइडेंटिफाई भी हो गई, उनको ये भी लगे कि मैं किराएदार हूं, मैं भूमाफिया नहीं हूं। उसका बेनिफिट धीरे धीरे, कुछ हमें बेनिफिट्स नहीं मिला, लेकिन वहाँ के लोकल मस्जिद गरीब या जो बिजली पानी के जो चीज़ें जो नहीं चल रही थी, तो उनमें 2 पैसे आने लग गए। लेकिन जैसे आप चूरू की बात कर रहे हो, चाहे हनुमानगढ़ की बात कर रहे हो, कुछ कमेटियों के लोग थे ऐसे ऐसे जो बनाए, मान लो बन गए थे, तो कुछ ने तो जमीनें आपने मेरे को बेच दी, मैंने किसी को बेच दी, भूमाफियाओं के द्वारा बेच के चले गए। वो बहुत सारे रेवेन्यू में भी चल रहे हैं, हाई कोर्ट्स में भी केस चल रहे हैं, कहीं में बोर्ड हार भी जाता है, कहीं में जीत भी जाता है। तो फिर भी हमने कोशिश की सामंजस्य बनाने की, सामाजिक सरोकार की भी, कुछ व्यवहारिक वर्ग के साथ बैठते तो हर मजहब का व्यक्तियों के साथ कहीं ना कहीं उनको बाकायदा ट्रांसपेरेंसी के साथ जब आते हो किराया बढ़ाते हैं। आपको नहीं लगता खानू खान जी कि ये विशुद्ध रूप से एक तरह से प्रशासनिक मामला है? प्रशासनिक मामला इस तरह से है कि मुस्लिम तबका के जो लोग दान करते हैं, जो ज़मीन संपत्तियां, उसकी मॉनिटरिंग और उसका कोऑर्डिनेशन करने का काम है। तो ये प्रशासनिक काम है। इसके अंदर रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो ज़्यादा जोड़ के इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। देखिए, जो आदमी, आप कोई भी चीज आस्था के अनुसार ही, धर्म के अनुसार आप दान करोगे। जैसे मान लो मैं मंदिर बनाता हूं तो मेरी आस्था है, मैं मस्जिद बनाता हूं मेरी आस्था है, मैं किसी मंदिर में स्वामणि करता हूं तो मेरी आस्था है। जहां आस्था नहीं होगी ईश्वर के साथ, तो कोई व्यक्ति दान नहीं करेगा। निश्चित रूप से रिलीजियस के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति तभी दान करता है जब, कहीं भी आपने धर्मशालाएं बड़ी बड़ी देख लो, बड़े बड़े टेम्पल्स देख लो, बड़ी बड़ी मस्जिदें देख लो, कहीं ना कहीं व्यक्ति की आस्था होती है। सर, दान करना तो एक धार्मिक कार्य हुआ, लेकिन दान की हुई संपत्ति का प्रबंधन, ये तो प्रशासनिक काम है देखिए, ना? प्रशासनिक काम कुछ नीचे, जैसे मान लीजिए कुछ जो हमारे रजिस्टर्ड नहीं है, मस्जिद बनी हुई है आपके एरिया में या जयपुर शहर में या कहीं किसी भी स्टेट्स में, तो वहाँ की लोकल कमेटी के लोग वहीं आपसी में 12 महीने तक, 6 महीने तक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी के तहत वो रन करते हैं, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी, जो एक पेशीमाम का खर्चा होता है, बिजली पानी का भी खर्चा होता है, उसमें दरी पट्टी का भी खर्चा होता है, वो चलाने के लिए लोकल बॉडी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो उस जमीनों पे होता है जहां कॉमर्शियल टाइप की लैंड्स हो। मस्जिदों को चलाने के लिए तो वहां के तमाम जो लोकल कमेटियां होती है, 99% लोकल कमेटियां ही उन मस्जिदों को और मदरसों को चलाती है, ईदगाहों को। हम्म। आखिरी सवाल अब ये कि अब सरकार ने तो ये पूरा काम कर दिया, अब उसके अकॉर्डिंग ही पूरी व्यवस्थाएं हैं, वो चलने वाली हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि बतौर आपका एक लंबा अनुभव हो गया इस चेयर को संभालते हुए, मुस्लिम तबके में क्या आपको लगता है कि बदलाव करने की ज़रूरत है उनको अपने नज़रिए में, वक्फ संपत्तियों के मामले में, जहाँ पे हमने कई ऐसे केसेस की बात की कि भी संपत्ति तो 250 350 के किराया दे रहे हैं और उसमें हज़ारों लाखों रुपए आप बाजार से ले रहे देखो, मैंने आते ही शुरू में एक बात कही थी कि दान देने वाला व्यक्ति जब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या इस धर्म की दान खाने वाला व्यक्ति, जो इस्लाम में कहा जाता है जकात खैरात, ये गरीब लोगों का हक बनता है। लेकिन कुछ सरमायादार व्यक्ति जो इस जकात को खाता है, तो मैं एक शब्द कहता हूं निश्चित रूप से कि क्या जब देने वाला इस दुनिया में नहीं रहा, तो इस जकात को खाने वाला व्यक्ति रहेगा क्या? और इस्लाम में भी हो चाहे हिंदू धर्म में भी हो,
हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि राम नाम सत्य, सत्य बोलोगे तो गत है। वही एक्सेप्ट मुस्लिम में भी लागू होता है, अच्छे कर्म करोगे तो आप जन्नत में जाओगे, नहीं तो आपका दोजक तैयार है। वही स्वर्ग और नरक का झगड़ा वहां है। दोनों की चीज एक ही है, उसकी साइकोलॉजिकल हो सकता है, मानने का बोलने का तौर तरीका अलग हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ लोग समझाइश भी करते हैं। निश्चित रूप से जो आप विशाल जी कह रहे हो, मैं भी आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं, अगर इस्लाम के बताए हुए उसके मुताबिक चलते हैं, और उसकी वक्फ इसीलिए बनाया गया था कि उसका उद्देश्य यही था कि इसकी इनकम से आस पड़ोस की, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो, उसकी इनकम से क्या हम उन लोगों की मदद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये एक विशाल जी दूसरा पार्ट ये भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के मान लीजिए, जो कई बार गवर्नमेंट जो सहयोग नहीं मिल पाता है, कुछ हमें प्रशासनिक समय पे उसका यूटिलाइज नहीं मिल पाता है, तो ये कुछ संपत्तियां डिस्प्यूटेड हो जाती है। अब एक साइकोलॉजी बन गया कि बिल आ गया साहब, बिल आ गया, इस बिल में लोगों को ये लग गया साहब वक्फ की जमीन है, कोई भी कब्जा करके बैठ जाओ। तो अभी उनको यही पता नहीं कि वक्फ आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ लेके आई है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, जुडिशरी को उन्होंने डैमेज की जो भी किया नहीं है। तो लेकिन एक साइकोलॉजी बन गई कि साहब वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया। लेकिन ना तो वक्फ बोर्ड खत्म हुआ है, जो इन्होंने चैलेंज जो चेंज किया है, ये इस गवर्नमेंट को मेजोरिटी का पावर था, आज इन्होंने मेजोरिटी में चेंज किया है, ये इनका राइट्स था, क्योंकि मेजोरिटी हमेशा सत्य होती है और सत्यता को कोई आप नकार भी नहीं सकते। अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन के आएंगे तो उसको आम आदमी फॉलो करेगा, लेकिन कुछ चीजें जो की गई है तो उसको एक बार गौर करना चाहिए था। और ये केवल लेकिन अकलियत के साथ ही नहीं हो। जी, लेकिन ये रजिस्टर्ड जो चीजें हैं, जो वैलिड हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनें, क्या ये नए कानून में उसको कोई खतरा है? बिल्कुल सर, जिसे जमीन रजिस्टर्ड तो है, हम्म, लेकिन वो यूज नहीं हो रही है। हम्म, तो उन्होंने कहा कि हम इसको बेच करके हम्म, हम गरीब, जो आप अभी जो कह रहे थे, पसमंदा वगैरह जो है, हम उनमें खर्च करेंगे। तो भाई गवर्नमेंट के पास आज तो मान लीजिए कोई खसरा एक को जमीन बेच करके आपने लगा दी, तो फिर क्या इनका परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी हो गया? क्या इसके इनकम के बाद से ये अपना भविष्य कैरियर चला पाएंगे? जब तक हम उनको एक स्ट्रक्चर के तहत हम उनको एजुकेशन या कोई हाथ का हुनर, कुछ ना कुछ चीज नहीं मतलब देंगे। गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट उस चीज पे ध्यान लगाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट एक टारगेट के साथ या एक शर्त के साथ बोर्डों को पैसा देती कि इतने समय बाद ये पैसा आपको लौटाना और इस स्ट्रक्चर के बाद आप डेवलप करें, तो एक बोर्ड डेवलप भी होता, उनको एक इनकम ऑफ सोर्सेज भी मिलता, उनके दुकानें बनती, मार्केट बनता, आईआईटी के लिए किसी के लिए भी होता, और एक समय के मुताबिक गवर्नमेंट उसको लोन देती हम्म, और उसके एक टारगेट के तहत या सिक्योरिटी के तहत। तो ज्यादा बेनिफिट्स होता। वो चीज तो गवर्नमेंट ने की नहीं है ना कहीं पर भी। आपने पूरे 2 दिन का जो भी चला है, 12 घंटे, जी, रात जी। की 2:30 बजे 2 बजे तक का जो है, तो कहीं पर भी सिक्योरिटी के नाम पे गवर्नमेंट को इसके साथ क्या ऐड करना चाहिए? आप कहीं पर भी अगर वो चीज है तो मुझे आप बता दें आप। चलिए, इसमें वक्फ बोर्ड को लेकर जो कुछ बातें आई हैं सामने, और जो पूरी अ, लोकसभा और राज्यसभा में बहस हुई है, सबने सुना है। राजस्थान के संदर्भ में क्या कुछ समस्याएं हैं वक्त के सामने, क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं इस बिल के बाद में, और आने वाले दिनों में क्या संभावना है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ में खानू खान जी जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करेंगे कि वक्फ को लेकर जो एक बहस चल रही है देश भर में, उसी बहस में हमारा ये कार्यक्रम एक कड़ी के रूप में जुड़ेगा। आने वाले दौर में नए नियम आते हैं, नई चीज़ें आएंगी, तो एक बार फिर से खानू खान जी को आमंत्रित करेंगे पंजाब केसरी में, और उनसे समझेंगे कि इस पूरे मामले में कितनी सियासत है, कितनी हकीकत है, और ज़मीन पर क्या होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।